फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं बीपीएससी में जो भी एंशिएंट हिस्ट्री से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको आज हम देखने वाले हैं। देखते हैं 30 क्वेश्चन अभी हम देखेंगे। ये बार बार रिपीट हुए हैं सारे क्वेश्चन, तो आप लोग भी आंसर देते चलिएगा और इसका हम थोड़ा डिटेल में भी कुछ बताते चलेंगे। तो चलते हैं, पहले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग को ही कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है। बेसिकली इसमें जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ ही पत्थर के बने उपकरणों का प्रचलन मिलता है उन्हें प्रायः ताम्रपाषाणी संस्कृतियाँ कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा। इसे ही कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता था। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो 9वां मंडल जो है ये सोम को समर्पित है। ठीक है, 9वां मंडल सोम को समर्पित है। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो त्रिपिटक जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। ये बुद्ध के बाद इनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया था। इसी को त्रिपिटक बोला जाता है। एक है विनय पिटक, दूसरा है सूत पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। तो जो विनय पिटक है ये संघ संबंधी जो भी नियम है या आचार की शिक्षाएं वगैरह ये सारे चीज़ जो है विनय पिटक में दिया गया है। और दूसरा है सूत पिटक जिसमें महात्मा बुद्ध के जो भी वचन है उसको संकलित किया गया है। और तीसरा है अभिधम्म पिटक, उसमें दार्शनिक सिद्धांत को दर्शाया गया है। तो इस तरह से त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से का धार्मिक ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में सबको पता है कि उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया था। उदयन हमारा राइट आंसर है। किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता था? तो वैसी भूमि जो बिना जोती हुई जंगल है वैसी भूमि को अपरिहर्त कहा जाता था। ठीक है, कर्नाटक वंश का संस्थापक कौन था? कर्नाटक वंश का संस्थापक न्यायदेव था। कर्नाटक वंश का संस्थापक न्यायदेव था। इस न्यायदेव 1097 ईस्वी में 97 या 98 ईस्वी में कर्नाटक वंश की स्थापना किया था। ठीक है, न्यायदेव ने कर्नाटक की राजधानी को सिमरौगढ़ बनाया था। कर्नाटक वंश का जो शासन काल है वो 1097 से 1325 ईस्वी तक चला था और मिथिला का स्वर्ण युग बोला जाता है। कर्नाटक वंश को मिथिला का स्वर्ण युग बोला जाता है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो गौतम बुद्ध को देवता का स्थान कनिष्क के शासनकाल में ये हुआ था। और कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति संपन्न हुआ था। और उसी बौद्ध संगति में जो हीनयान और महायान नामक दो संप्रदाय में विभक्त हो गया था। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ उनके बोधिसत्वों की भी पूजा आरंभ हुई थी। तो कनिष्क के शासनकाल में बुद्ध को देवता का स्थान मिला। ठीक है, और कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति हुई थी कहाँ हुई थी? कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर कीजिएगा। और वो कौन सी संगति थी? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी? तो आप ये बताना है कमेंट बॉक्स में। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो 16 महाजनपदों की सूची जो है अंग्युत्तर निकाय में दिया गया है। ठीक है ना, अंग्युत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की दी गई है।
प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो प्रथम मगध साम्राज्य की जो है उत्कर्ष ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ है। 6ठी शताब्दी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था। ठीक है। अब मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन है ये भी आप कमेंट में बताइए। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? राजा के प्रति वफादारी, शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान और धार्मिक सहनशीलता। तो ये सारे जो थे तीनों चारों के चारों ये राजा के धम्म मूल का संदेश था। शांति एवं अहिंसा, राजा के प्रति वफादारी, बड़ों का सम्मान और धार्मिक सहनशीलता, ये चारों इस तरह से ऑप्शन नंबर ई जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। वो चारों चीज़ें राजा के प्रति वफादार होना चाहिए, शांति और अहिंसा अपनाना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए और धार्मिक सहनशीलता होना चाहिए। ये चारों चीज़ जो है धम्म के मूल संदेश थे जिसने अशोक का जो धम्म नीति है उसमें आता है। इस तरह से ई हमारा सही आंसर हो जाएगा। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? पता नहीं कितने बार ये क्वेश्चन पूछा है कि कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पे है। तो ये जो है अर्थशास्त्र जो है शासन काल के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित है। ठीक है, शासन काल के सिद्धांत और अभ्यास पे भी आधारित है। विदेश नीति, धन संचय, ये सब पे ये शासन काल राज व्यवस्था से संबंधित है कौटिल्य की अर्थशास्त्र। अब देखिए कौटिल्य का नाम भी हमें याद रखना है कि कौटिल्य को और किस नाम से जाना जाता था। तो कौटिल्य को ही चाणक्य बोला जाता था और कौटिल्य को ही विष्णुगुप्त बोला जाता था। तो ये तीनों नाम को ध्यान में रखना है। कौटिल्य को ही चाणक्य, विष्णुगुप्त। बहुत बार पूछा है कि विष्णुगुप्त किसका नाम है, तो कौटिल्य का ही विष्णुगुप्त भी नाम है, चाणक्य भी नाम है। ठीक है। और ये जो अर्थशास्त्र की रचना हुआ था ये मौर्य काल में हुआ था। ठीक, इसमें ठीक है ना, मौर्य काल में हुआ था, याद रहेगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर व्यापार के लिए उपयोग होता था? उत्तर काल में, तो इसका आंसर हो जाएगा ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति जो है ये प्रमुख बंदरगाह था गुप्त काल में, और ये कहाँ था? ये बंगाल में था। कहाँ था? बंगाल में। ये बंगाल में था और गुप्त काल में ये प्रमुख बंदरगाह था। यहाँ से उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिणी पूर्वी एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिमी भारत का पश्चिमी देशों के प्रमुख बंदरगाह भृगु कच्छ, जिसको अब भरौच भी बोला जाता था, यहाँ से भी समुद्री व्यापार होता था। तो इन सारी बातों को ध्यान रखना है। ठीक है। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे? गुप्त काल में, तो गुप्त काल में देखिए अगर देखें तो सुश्रुत भी जानने जाते थे, शूद्रक, सौमली और सौन, ये सारे जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चीनी यात्री हुएनसांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए आया था? तो चीनी यात्री हुएनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में आए थे पढ़ाई करने के लिए, और ये 5 वर्षों तक रहे थे। 5 वर्ष तक भारत में रहकर शिक्षा ग्रहण किए थे। सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? तो मथुरा था।
प्रारंभ में सूती वस्त्र के लिए मथुरा फेमस था। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है? तो संगम साहित्य में किसका उल्लेख नहीं है? तो कादम्ब का, कादम्ब वंश का जो है उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है, जबकि चोर, चेल और पांड्य इन तीनों का हुआ है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो ये विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। इस ग्रंथ में मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल तथा कुलहीन कहा गया है। ढूंढीराज में मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी है, ठीक है ना। तो ये विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस को लिखा था और इसमें मौर्य वंश के बारे में जानने को मिलता है। कुमार संभव महाकाव्य सबको पता होगा, ये कुमार संभव कालिदास लिखे हैं, ठीक ना। कुमार संभव कालिदास लिखे हैं। इसमें टोटल 17 सर्ग है, जिसमें प्रकृति चित्रण तथा कार्तिकेय के जन्म का कथा वर्णन है, ठीक ना, ये कुमार संभव में। और भी कालिदास का बहुत सारा काव्य है, जैसे मेघदूतम, फिर कुमार संभव तो ही हो गया, मिर्चमटिकम, और एक और भी बहुत सारे बुक हैं, ठीक ना। मालविका अग्निमित्रम देखिए है एक। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो वो ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था। चोल काल ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था। चोल काल से ही ग्राम पंचायतों की गठन। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहे जाते थे? देखिए, जो आकर्षक द्वार होता था ना, उसको गोपुरम कहता है। द्वार को क्या बोलते हैं? गोपुरम। और ये जो था, ये दक्षिण भारत में होता है। पांड्यों, चोलों के राज्यकाल में द्रविड़ शैली का मंदिर बनाया गया था। द्रविड़ शैली के मंदिर साउथ में जनरली देखिएगा तो द्रविड़ शैली के मंदिर ही देखने में मिलते हैं। पांड्य काल में मंदिर छोटे होते थे, किंतु उनके प्रांगण के चारों ओर अनेक प्राचीर बनाया जाता था, ठीक ना। इनके प्रवेश द्वार, जिन्हें गोपुरम कहा जाता था, भव्य, विशाल और प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता से अलंकृत होते थे। चोल कालीन वास्तुकला की विशेषता मंदिर नहीं अपितु गोपुरम है। जो चोल कालीन जो मंदिर होता था, उसका विशेषता मंदिर नहीं होता था, बल्कि उनका विशेषता गोपुरम होता था। गोपुरम उनका बहुत ही शानदार बनी होती थी, ठीक ना। और जहाँ बैठते थे उसको क्या बोला जाता है? गर्भगृह। जहाँ भगवान की मूर्ति होता था उसको गर्भगृह बोला जाता था। और जो उसका ऊपर का जो होता है ना, उसको मंडप बोलते थे। तो ये सब बात भी ध्यान में रखिएगा। प्रसिद्ध 10 राग क्या है क्वेश्चन? दक्षिण भारत में मंदिरों का आकर्षक द्वार, ये तो बता ही दिए, गोपुरम। 2 बार रिपीट हो गया क्या क्वेश्चन? नहीं। प्रसिद्ध 10 राज्यों का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? 10 राज्य युद्ध कहाँ हुआ था? पुरुषनी नदी पर। पुरुषनी नदी के तट पर 10 राज्य युद्ध हुआ था। वर्तमान में इसका नाम क्या है? पुरुषनी का वर्तमान नाम क्या है? बताइए कमेंट में। पुरुषनी का वर्तमान नाम रावी नदी है। क्या है? रावी नदी। पुरुषनी का वर्तमान नाम रावी नदी है। रावी नदी के तट पे ही 10 राज्य युद्ध लड़ा गया था, जिसमें भरतों के राजा सुदास ने 10 राजाओं की एक संघ को हराया था। 10 राज्य, 10 राज्य मतलब 10 राजाओं के एक संघ को सुदास राजा ने हरा दिया था। इस संघ में आर्यों के प्रमुख जन अनु, दुह, यदु, पुरु, तुर्बुसु तथा 5 लघु जनजातियों के समूह सम्मिलित था, जिसके पुरोहित कौन थे? विश्वामित्र थे। जिनके पुरोहित कौन थे? विश्वामित्र। इन 10 राजाओं को कौन हराया था? राजा सुदास ने। और ये पुरुषनी नदी के तट पे लड़ा गया था। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों
पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? तो हड़प्पा में लाल रंग का होता था। मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग की पेंट करी जाती थी। महात्मा बुद्ध का परिनिर्माण कहाँ हुआ है? महात्मा बुद्ध का परिनिर्माण, आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। इसका हम नहीं बताएंगे, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए कि महात्मा बुद्ध का परिनिर्माण कहाँ हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी बात, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? कौन सा बात है भाई जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? देखिए, आत्मदमन, ये दोनों में समान नहीं है। जबकि वेदों के प्रति उदासीनता ये दोनों धर्म में है। रीति रिवाजों की अस्वीकृति दोनों धर्म में, और अहिंसा की बात दोनों धर्म में कही गई, लेकिन आत्मदमन की बात दोनों धर्म में समान नहीं है। एक आत्मा में विश्वास रखता है और दूसरा नहीं रखता है। ठीक है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो विश्व में पहला जो है गणतंत्र वो वैशाली में स्थापना किया गया था, लिच्छवी के द्वारा, लिच्छवी राज्य के द्वारा विश्व में पहला गणतंत्र वैशाली। वैशाली कहाँ है? बिहार में। वैशाली कहाँ है? बिहार में है। और ये पटना के उत्तर में है। इंडिका का लेखक कौन है? ये भी पता ही होगा। इंडिका का लेखक मेगास्थनीज था। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। किस अभिलेख में रुद्रदमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो रुद्रदमन की विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन जूनागढ़ के अभिलेख में है। जूनागढ़ के अभिलेख में रुद्रदमन के विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन है। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ही था जिसने हुनों को पराजित किया था। ठीक, अब देखिए, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहा जाता है? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य का उपाधि लिए थे चंद्रगुप्त द्वितीय। और इन्हीं के दरबार में नवरत्न रहते थे, कालिदास वगैरह जो भी था। ठीक है ना। और स्कंदगुप्त जो है ये हुनों को पराजित किया था। तो इस तरह से इन सारे चीज़ों को भी याद रखिएगा। कल्हन के पुस्तक का नाम, कल्हन का पुस्तक क्या था? बोलिए। राजतरंगिणी। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हन। कल्हन ने राजतरंगिणी में किसके बारे में चर्चा किया है? तो इसने कश्मीर के इतिहास को लिखा था। इस ग्रंथ की रचना कल्हन ने जय सिंह के शासनकाल में पूर्ण किया। जय सिंह कौन थे? एक वहाँ के राजा थे। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीतिक शास्त्र पर प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना की थी। जो अर्थशास्त्र है वो राजनीतिक शास्त्र है, और उसको कौन लिखा था? चाणक्य। जबकि कल्हन जो है ये राजतरंगिणी लिखा है। इसमें कश्मीर के बारे में लिखा है, कश्मीर के सुंदरता या सब कुछ कश्मीर के बारे में बहुत वर्णन किया है राजतरंगिणी में। कौन? कल्हन। ठीक है। उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो उदंतपुरी पता ही होगा। उदंतपुरी बिहार में है। उदंतपुरी, जिसे उदनापुर भी कहा जाता है, प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। यह बिहार राज्य में अवस्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के शासक गोपाल के द्वारा किया गया था। अब देखिए, वैसा स्टूडेंट
जो इसका जो है नामांकन या एडमिशन बोल सकते हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी में नहीं हो पाता था, ठीक है ना। वैसा स्टूडेंट जिसका एडमिशन नालंदा यूनिवर्सिटी में नहीं हो पाता था तो वो उदंतपुरी में जाके पढ़ता था, तो उसका एडमिशन उदंतपुरी में हो जाता था और वहीं पे वो शिक्षा ग्रहण करता था। तो ये उदंतपुरी हमारा बिहार में है, ठीक। और इसका निर्माण कौन करवाया था? पाल वंश के शासक गोपाल ने करवाया था, ठीक। यही थे हमारे आज के प्रश्न। अगर आप लोग को सेशन अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और आगे ऐसा और भी सीरीज चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा, ऐसा सीरीज हम और लेके आएंगे। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे प्राचीन इतिहास का, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, ठीक है। जय हिंद।